नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में। एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसकी परीक्षा अप्रैल या मई में होना संभावित है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था एक प्रमुख चैप्टर है, जिसमें टोटल 65 क्वेश्चन पूछे जाने हैं 100 में से, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं पंचायती राज व्यवस्था का यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो भी 6 चैप्टर इसमें दिए गए हैं उसका थियरी भी कराएंगे, और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं वो पूरा हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है उसका थियरी करेंगे, दूसरे वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कराएंगे। तो पहला चैप्टर है, देख सकते हैं आप लोग, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। तो इसको हम पूरा अच्छे से कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है परंपरागत पंचायतें तथा ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था। इसमें देख लेते हैं, पंचायती राज संस्थान जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु ग्रामीण स्थानीय सुशासन। तो इतिहास पहले इसका देखेंगे। तो इतिहास जो है पहले वैदिक युग आएगा। तो वैदिक युग में जो 2 पॉइंट दिया गया है, एक तो पंचायत दिया गया है, पंचायत के बारे में बताया गया है। तो पंचायत एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह है। तो वैदिक युग में पंचायत जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों के समूह को पंचायत कहा जाता है। और दूसरा, ऋग्वेद में देखिए 3 लोकतांत्रिक निकाय थे, एक सभा, एक समिति, तीसरी विदथ। तो ऋग्वेद में स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय जो थे सभा, समिति और विदथ। अगला पॉइंट है महाकाव्य काल में देख लेते हैं। महाकाव्य काल में आ जाएगा एक रामायण, एक महाभारत काल। तो रामायण में 2 पॉइंट दिया गया है। पहला, प्रशासन जो है 2 भागों में विभाजित था। तो रामायण काल में जो है प्रशासन 2 भागों में विभाजित था। एक पुर यानी नगर जो होता था उसको पुर बोलते थे, जनपद जो है ग्राम को बोलते थे। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, राज्य में जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। तो रामायण काल में भी राज्य में जाति पंचायतें होती थी और जाति पंचायत द्वारा जो व्यक्ति निर्वाचित किया जाता था वो राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य भी होता था। महाभारत काल में देख लेते हैं। तो महाभारत काल में शांति पर्व से स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व से जो है स्थानीय सुशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते थे। और दूसरा पॉइंट है ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ होती थी। ये हो गया। तीसरा है ग्रामिक जो है ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था। तो ग्राम का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था उसको ग्रामिक बोलते थे। और दशप जो है 10 ग्रामों के प्रमुख को बोला जाता था। 10 ग्रामों का जो प्रमुख होता था वो दशप कहलाता था। प्राचीन कालीन इतिहास देखते हैं। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। पहला पॉइंट है वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का मुखिया ग्राम का शासन चलाता था। तो ग्राम का जो मुखिया होता था वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्राम का पूरा शासन चलाता था। दूसरा पॉइंट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त भी इनको बोलते हैं, चाणक्य भी आप इनको बोल सकते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो 10 ग्रामों के समूह को जो है संग्रहण कहा जाता था। 10 ग्रामों का जो समूह होता था उसको संग्रहण बोलते थे, ये याद रखिएगा। संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहा जाता था। यहाँ शासन लिख उठा है लेकिन शासक होगा। संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहा जाता था। समाहर्ता के ऊपर जो है महामात्य होते थे। समाहर्ता के ऊपर जो अधिकारी होता था उसे महामात्य कहा जाता था। प्रत्येक ग्राम का अलग अलग शासक होता था जिसे ग्रामिक कहा जाता था। यहाँ भी मौर्य काल में भी ग्राम के जो शासक होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था। और चंद्रगुप्त एवं गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं। तो विषय पद जो होता है यहाँ पे जिलाधिकारी होता था। जिला को विषय बोला जाता था, इसीलिए जिलाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ग्राम प्रधान को यहाँ भी ग्रामिक बोला जाता था। और अगला पॉइंट है राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी सर्वाध्यक्ष कहलाता था। तो राज्य के केंद्रीय विभागों को जितने भी प्रमुख अधिकारी होते थे वो सर्वाध्यक्ष कहलाता था। पदाधिकारियों का सर्वश्रेष्ठ वर्ग जिन्हें उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था कुमार मात्य कहलाते थे। तो सबसे बड़े अधिकारियों में जो सबसे उच्च पद पर नियुक्त होते थे वो कुमार मात्य कहलाते थे। ये गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है। अब मध्यकाल में आ जाते हैं। उसमें एक होता है सल्तनत काल, एक होता है मुगल काल। तो सबसे पहले सल्तनत काल देखते हैं।
तो पहला पॉइंट है राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें विलायत कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो है राज्य प्रांतों में विभाजित था जिन्हें विलायत की संज्ञा दी गई थी। और दूसरा पॉइंट इसमें है ग्राम प्रशासन जो है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 लोग होते थे, एक मुकद्दम जो कि प्रशासन से संबंधित था, दूसरा पटवारी होता था जो कि राजस्व संग्रह से संबंधित था, तीसरा चौधरी जो कि पंचों की सहायता से विवाद समाधान से संबंधित था। तो ये तीनों आपसे पूछ लेंगे। तो मुकद्दम प्रशासन से संबंधित था, पटवारी राजस्व संग्रह से, चौधरी पंचों की सहायता से विवाद समाधान से संबंधित था। ये हो गया सल्तनत काल की बात। अब मुगल काल पे आते हैं। तो मुगल काल के दौरान जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने ग्रामीण स्वशासन को पतनोन्मुख कर दिया। तो पंचायती राज का महत्व मुगल काल में थोड़ा कम हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पंचायती राज के बारे में इसमें दिया गया है। हम लोग एक एक पॉइंट देखेंगे। पंचायती राज का अर्थ है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना। तो पंचायती राज का जो सिंपल अर्थ होता है पंचायतों द्वारा गांव का शासन करना ताकि गांव का पुनर्निर्माण हो सके। देख लीजिएगा आप। दूसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा किसने दी है? तो राधा कुमुद मुखर्जी जी ने। अगला इसी में पॉइंट है, पंचायती राज का संबंध सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। तो पंचायती राज का संबंध जो है सत्ता के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनता को अधिक से अधिक शासन में सहभागी बनाने के लिए जो है पंचायतों की भूमिका को स्वीकारा गया, पंचायतों को महत्व दिया गया। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को पंचायती राज कहा जाता है। तो पंचायती राज का एक अलग ये क्या कहते हैं, देख सकते हैं के बारे में उसकी डिफिनीशन दी गई है। ग्रामीण समाज के विकास के लिए तथा आर्थिक व प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए स्थापित व्यवस्था को जो है पंचायती राज कहा जाता है। आदिकाल के ऋग वैदिक साहित्य से लेकर अंग्रेजों के आने के समय तक पंचायतों का उल्लेख रहा है। तो पंचायत का उल्लेख जो है आदिकाल के ऋग वैदिक काल में भी है, उसके बाद अंग्रेजों के आने तक भी इसका उल्लेख रहा है। पंचायती राज की प्रेरणा परंपरागत पंच परमेश्वर से मिली है। तो पंचायती राज की प्रेरणा जो है पंच परमेश्वर से इसकी प्रेरणा ली गई है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तो पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद पंचायतों के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली गई, यानी इसको विशेष महत्व दिया गया, इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया। अगला पॉइंट है, गांव की कल्पना एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। तो गांव की कल्पना जो है एक आत्मनिर्भर स्वायत्त शासन तंत्र के रूप में की गई है। अगला है पॉइंट, भारत में पंचायती राज का उद्भव। ये देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज के इतिहास को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये पहला वैदिक युग हो गया। तो वैदिक युग में देखते हैं, प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। पंचायतन शब्द आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधत का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो है स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विधेयक का उल्लेख मिलता है। अभी ऊपर आप लोग देख चुके हैं। अगला पॉइंट है, ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय हैं। ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त किया करते थे। तो ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा भी इनसे कुछ संबंध में स्वीकृति इनसे प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट है, महाकाव्य युग भारत के 2 महान महाकाव्य काल को इंगित करता है, पहला रामायण और महाभारत। तो ऊपर आप देख चुके हैं ये सब, फिर से एक बार देख लेते हैं। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों में यानी पुर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। अगला पॉइंट है, राज्य में एक जाति पंचायत यानी कास्ट पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। ये ऊपर आप देख चुके हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य के अर्थशास्त्र
और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो महाभारत के शांति पर्व से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय शासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी। अगला पॉइंट है, ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि दशम जो होता था 10 ग्रामों का प्रमुख होता था। विंश अधिपति, शतग्राम अध्यक्ष और शतग्रामपति क्रमशः 20, 100 और 1000 ग्रामों के प्रमुख होते थे। फिर से देख लेते हैं आप। ग्रामिक जो होता है ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता है। दशम जो है 10 ग्राम का प्रमुख होता था। विंश अधिपति जो होता था वो 20 ग्राम का जो होता था प्रमुख होता था। शतग्राम अध्यक्ष 100 ग्राम का और शतग्रामपति जो है 1000 ग्रामों का प्रमुख होता था। तो शतग्राम अध्यक्ष और शतग्रामपति में आप लोग ध्यान दीजिएगा, शतग्राम अध्यक्ष जो है 100 ग्राम के अध्यक्ष प्रमुख को बोलते थे, जबकि शतग्रामपति जो है 1000 ग्रामों के प्रमुख को बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, वे स्थानीय स्तर पर कर एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। देख सकते हैं। तो परिवार होता था, परिवार का मुखिया जो है कुलप कहलाता था। उसके बाद दो परिवार मिलके, परिवार प्लस परिवार मिलके ग्राम का निर्माण करते थे। कई परिवार मिलके ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। फिर कई ग्राम मिलके विश्व का निर्माण करते थे, यानी जिले का, जो कि जिसका प्रमुख विश्वपति होता था। उसके बाद कई विश्व मिलके जन का निर्माण करते थे, जिन्हें जनपति कहा जाता था। उसके बाद कई जन मिलके राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसका जो है सम्राट होता था प्रमुख। तो ये आप देख सकते हैं, परिवार का मुखिया कुलप, फिर कई परिवार मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख विश्वपति होता था। कई विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे, जिसका प्रमुख जनपति होता था। और कई जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसके प्रमुख को सम्राट कहा जाता था, राजा कहा जाता था। हम देख सकते हैं प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ। एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं इसमें। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वैदिक साहित्य में। दूसरा है, ग्रामीणी जो है ग्राम प्रशासक अधिकारी होता था। गोप जो है हदबंदी का कार्य संभालता था। गोप जो है हदबंदी का कार्य करता था। गौलमिक जो है ग्रामीण का प्रशासक था। गौलमिक को भी ग्रामीण प्रशासक कहा जाता था। ग्रामपति या महातर जो है ये भी ग्राम प्रशासन से संबंधित है। तो देख सकते हैं, गोप जो है हदबंदी का कार्य करता था। गौलमिक जो है ग्रामीण प्रशासक था। ग्रामपति या महातर जो है ग्राम प्रशासन से संबंधित था। उर जो है लोगों की संस्था थी। उर जो है लोगों की संस्था थी। उसके बाद पटवारी जो है ग्राम प्रधान का सहयोगी होता था। मौजा जो है गांव के समूह को कहा जाता था। ये शब्दावलियाँ हो गई। आगे का पॉइंट है प्राचीन काल। प्राचीन काल में देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। नगर को पुर कहा जाता था और इसका प्रमुख नागरिक होता था। तो नगर को जो है उस समय पुर कहा जाता था और इसके प्रमुख को नागरिक कहा जाता था। स्थानीय निकाय किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त होते थे। तो उस समय स्थानीय निकाय जो थे किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थे, यानी कि स्वतंत्र थे। अगला पॉइंट है, मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया वृद्धों की एक परिषद की सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। तो मौर्य और मौर्योत्तर काल में जो है ग्राम का मुखिया जो होता था वो वृद्धों की एक परिषद होती थी, उनकी सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। अगला पॉइंट है, यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, यद्यपि नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए। यानी जो मौर्य काल में था वही गुप्त काल में भी वही सिस्टम था, लेकिन कुछ नाम में परिवर्तन हो गया। इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना जाता था। तो गुप्त काल में जिलाधिकारी को विषयपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामिक के रूप में जाना लगा। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। तो प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, यानी प्राचीन भारत में स्थानीय शासन बहुत बढ़िया प्रणाली थी वहाँ पे, और परंपराओं और रीति रिवाजों के एक निर्धारित रूपरेखा के आधार पर
संचालित होती थी। अगला पॉइंट है, यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ प्राप्त नहीं होता है। यानी उस समय पंचायत के प्रमुख तो छोड़िए, सदस्य के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला पॉइंट है, ग्राम विकास के उद्भव के चरण। तो आप देख सकते हैं, वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामिक मुख्य ग्राम अधिकारी होता था। तो वैदिक जीवन का ग्रामीण सामुदायिक परिवेश, ग्रामिक जो है मुख्य ग्राम अधिकारी। अर्थशास्त्र एवं मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। तो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से ग्रामीण समुदाय के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। और मौर्य तथा मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का ग्रामिक के रूप में उल्लेख मिलता है। तो मौर्य और मौर्योत्तर काल में ग्राम प्रधान का जो है ग्रामिक के रूप में उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है, इसी में मध्यकाल में ग्राम शासन के 3 महत्वपूर्ण अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो ये देख सकते हैं, ये सल्तनत काल की बात हो रही है। तो पहला पटवारी है जो कि राजस्व संग्रहकर्ता होता था। दूसरा चौधरी कि पंचों की सहायता से विवाद निपटान हेतु। तीसरा मुकद्दम जो कि प्रशासन हेतु होता था। अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत में ग्राम समाज की सुदृढ़ एवं शानदान प्रस्तुति। तो दक्षिण भारत की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला उर होता था जो कि सामान्य ग्रामीणों का संगठन होता था। जो थी ये संस्था सामान्य ग्रामीणों की थी। दूसरी महासभा होती थी जो कि ब्राह्मणों का संगठन होता था। तीसरा जो है नाडु जो कि ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र होता था। ये इंपॉर्टेंट है। उर जो है सामान्य ग्रामीणों का संगठन था, महासभा ब्राह्मणों का संगठन था, और नाडु जो है ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र था। देख सकते हैं, लॉर्ड मेयो 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। तो लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में स्थानीय संस्थाओं का उद्भव ग्रामीण स्तर पर, जबकि मेन 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रामीण संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। ये हो गया। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन का प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में जो है अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। देख लेते हैं मध्यकाल में दिया गया है पंचायतों के बारे में। तो मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता है। ऊपर आप पढ़ चुके हैं, सल्तनत काल में जो है प्रांतों को विलायत कहा जाता था। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवाद समाधान के लिए चौधरी होता था। तो ये ऊपर उल्लेख इसका किया जा चुका है। प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों के समाधान के लिए चौधरी होता था। और ग्राम के स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थीं पंचायतों को। और मध्यकाल में मुगल शासन के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वायत्त स्वशासन को नष्ट कर दिया। वही ऊपर बताया गया है। मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो मध्यकाल में भी स्त्रियों की भागीदारी जो है स्थानीय स्वशासन में नहीं थी। ब्रिटिश काल में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश काल में पहला पॉइंट है, प्रारंभ में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ में तो ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 1870 में मेयो प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। तो मेन काम जो हुआ 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हुआ पंचायती राज के लिए। इसी में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1907 में CEH हॉबहाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से एक अहम बल मिला। तो 1907 में CEH हॉबहाउस थे, उनकी अध्यक्षता में एक केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जिससे पंचायती राज को एक अहम बल मिला।
इस आयोग यानी इस कमीशन ने 1909 में अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। तो 1907 में C.H. हवाउस की अध्यक्षता में जो केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन गठन किया गया था, तो उसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया गया। अगला पॉइंट है 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इसने भी स्थानीय सुशासन का विषय प्रांतों को सौंपा गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो कि 1919 में आई थी, इसने स्थानीय सुशासन का विषय जो है प्रांतों को सौंप दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में ही इन स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की भी बात कही गई थी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट में स्थानीय निकायों की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई थी। हो गया। पॉइंट देखते हैं। भारत में पंचायतों का उल्लेख ऋग्वेद, बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल तथा मुगल काल में निरंतर मिलता है। फिर भी इन्हें औपचारिक रूप से संगठित करने का सबसे पहला प्रयास जो है अंग्रेजों ने किया था। तो इसको औपचारिक रूप से संगठित करने का प्रयास जो किया था वो अंग्रेजों ने किया था। अगला है काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1822 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विचार प्रस्तुत करके नगरों के लिए नगर पालिका समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। तो लॉर्ड रिपन जो था उसने 1882 में स्थानीय स्वायत्त सरकार का विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद नगरों के लिए उसने नगर पालिका समितियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला बोर्डों की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नगर के लिए उसने नगर पालिका समिति और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला बोर्ड की स्थापना की। 1909 ईस्वी में लाहौर में हुए 24वें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसके 24वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था 1909 में, इसमें भी पंचायतों की महत्ता को अनुभव किया गया तथा इनके पुनर्गठन की व्यवस्था की कल्पना की गई। अगला पॉइंट है, जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय ग्रामीण शासन पद्धति कायम थी, हालांकि स्थिति अच्छी नहीं थी। जब अंग्रेज का भारत में आना हुआ उस समय भी जो है ग्रामीण शासन पद्धति यानी पंचायतें थी, लेकिन उनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं थी। चार्ल्स मेटकाफ ने इस व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा। तो चार्ल्स मेटकाफ जो था अंग्रेजी गवर्नर, इसने इस व्यवस्था यानी पंचायती राज व्यवस्था की सराहना की और पंचायतों को लघु गणराज्य कहा था। ये भी पूछ लेगा कि पंचायतों को लघु गणराज्य की संज्ञा किसने दी थी, तो चार्ल्स मेटकाफ ने दिया था। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया और उसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इस तरह के ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। शुरू में अंग्रेजों ने जो है अपने शासन विस्तार के लिए ग्रामीण व्यवस्था का खूब इस्तेमाल किया था और उनकी स्वायत्तता को लगभग खत्म कर दिया था, यानी ये अपनी ही चलाते थे, ये पूरा पंचायती राज इनके अंडर में आ गया था। इस तरह से ब्रिटिश हस्तक्षेप के फलस्वरूप पंचायतों के प्रति लोग अपनी आस्था खोने लगे। अगला पॉइंट है, रॉयल कमीशन ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की। रॉयल कमीशन जो कि 1907 में गठन हुआ था, 1909 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी C.H. हवाउस की अध्यक्षता में। इसमें ग्रामीण मुद्दों और स्थानीय कार्यों को ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किए जाने की सिफारिश की गई थी। तो ब्रिटिश काल देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थानों का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव, तो मेयो रेजोल्यूशन जो था, इसने भी स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। तो सबसे पहले 1870 में मेयो प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि करके उनके विकास को गति दी गई थी। तो वर्ष 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। तो 1870 में ही शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि, तो देख लेते हैं, वर्ष 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया
और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया है। यानी स्थानीय सेवा जो है वो स्थानीय कराधान से ही वित्त पोषित हो। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए मजबूरी बस विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मेयो द्वारा उठाए गए कदम का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मेयो द्वारा उठाए गए कदम का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। तो जो सभी बोर्ड थे जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी, जो इनके निकाय के अध्यक्ष थे को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1882 में जो लॉर्ड रिपन ने ये प्रस्ताव लाया तो उसको सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, स्थानीय सुशासन का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1907 में स्थानीय सुशासन संस्थाओं को CEH हब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इम्पोर्टेंट है, अभी बताया जा चुका है। इस कमीशन या आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। इसके बाद आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने भी स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित किया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने। इस सुधार में यह अनुशंसा भी की गई थी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें संभवतः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने ये अनुशंसा की थी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए, यानी उनके पास पूरा पावर होना चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवन संस्थाओं के रूप में परिणत ना हो सके। तो इन पंचायतों के दायरे में जो है गाँवों की संख्या जो है सीमित थी और इनके कार्य भी सीमित ही थे। इसलिए संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक और जीवन संस्थाओं के रूप में परिणत ना हो सके, यानी उतना सफल नहीं हो सके। वर्ष 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देसी रियासतों ने भी पंचायती कानून को पारित कर लिया था। तो 1925 तक जो है 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और 1926 तक 6 देसी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ष 1925 तक कितने प्रांतों ने पंचायत अधिनियम पारित किए थे? तो 8 प्रांतों ने, और 1926 तक 6 देसी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। अगला पॉइंट है स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियाँ दी गई और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया। तो स्थानीय निकायों को शक्तियाँ तो अधिक दी गई, लेकिन करारोपण की जो शक्ति थी, करारोपण का अधिकार जो था उसको कम कर दिया गया। संविधान में पंचायतों के समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और इसका सबसे प्रबल विरोध स्वयं संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने किया था। तो संविधान के निर्माण के समय पंचायतों के समावेशन को जो है सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी और सबसे ज़्यादा इसका विरोध जो है स्वयं संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था ये दिया गया है। ये थोड़ा छोटा छोटा लिखा है तो उतना सही से दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। स्वतंत्रोत्तर काल के बारे में है ये। तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू कर इसमें ग्रामीण विकास की सभी गतिविधियों को ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ। 2 अक्टूबर जो कि गांधी जी का जयंती है, उसी दिन 1952 को स्टार्ट हुआ
यह नौकरशाही, राजनीतिक बाधाओं, योग कर्मियों की कमी तथा सीडीपी इसी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, लागू करने में ग्राम पंचायतों की अरुचि की वजह से सफल ना हो सका। तो ये हो गया। दूसरा देख सकते हैं, वर्ष 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1957 में। समिति ने पाया कि सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता का कारण जन भागीदारी का अभाव था, अतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन आवश्यक। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में विकेंद्रीकरण के लिए जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन का प्रावधान किया, सुझाव दिया। तो देख सकते हैं। उसके बाद समिति की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम त्रिस्तरीय विकेंद्रीकृत पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुभारंभ इसका किया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और गांव पूछ ले तो बगदरी गांव था, बगदरी गांव से इसकी शुरुआत की गई नागौर जिले के। तो ये याद रखिएगा। तो 1977 में देख लेते हैं। तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही, एक जिला परिषद, दूसरा मंडल पंचायत। कालांतर में गठित अन्य समितियां देख लेते हैं। तो हनुमंतराव समिति का गठन जो है 1983 में किया गया। जी.वी. के राव समिति का गठन 1985 में जो है योजना आयोग के द्वारा इसका गठन किया गया था। तीसरा एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय किया गया था। फिर केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। तो सरकारीय आयोग का गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, जो कि 1983 में इसका गठन किया गया था। पी.के. थुंगन समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है, 1988 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति जो है 1990 में इसका गठन किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जो कि अगला देखते हैं अनुच्छेद 40 पंचायतों का उल्लेख इसमें दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 246 में स्थानीय स्वशासन के विषय राज्य को सौंपा गया है। तो स्थानीय स्वशासन का विषय जो है राज्यों को सौंपा गया है, ये अनुच्छेद 246 में है। तो ये आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। तो डीपीएसपी में जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है और इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है 246 के माध्यम से। तो अनुच्छेद 246 जो है राज्य विधानमंडल को पंचायती राज से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है और नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं होता है। इसीलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। तो नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो जो है बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, यानी राज्य के ऊपर निर्भर करता है वो लागू करे नीति निर्देशक तत्व या ना करे। तो ये अनुच्छेद 40 में ये दिया गया है और यही कारण है कि इसीलिए पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना का अभाव रहा। अगला पॉइंट है पंचायतों का पुनर्गठन प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही किया गया है। तो पंचायतों का पुनर्गठन जो है प्रभावशाली ढंग से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही किया गया। हुग्रे के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गाँवों में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। तो हुग्रे के अनुसार जनवरी 1957 ईस्वी तक
भारत के प्रत्येक राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे। तो जनवरी 1957 तक भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज अधिनियम पारित हो गए थे और सितंबर 1957 ईस्वी तक भारत के 73% गाँव में पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी और सितंबर 1957 तक भारत के 73% गाँव में पंचायतों की स्थापना की जा चुकी थी, जिन्हें सफाई संबंधी कानून बनाने, सड़कों तथा पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार प्राप्त थे। तो अधिकार दिए गए थे सफाई संबंधी कानून बनाने के लिए, सड़कों के लिए और पीने के पानी की व्यवस्था करने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए थे। अगला है भारत में पंचायतों का पुनर्गठन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने, इम्पॉर्टेंट है, तो इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 5 जून 1947 को, तो उत्तर प्रदेश जो कि उस समय संयुक्त प्रांत था, उसकी विधानसभा ने 5 जून 1947 ईस्वी को, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद ने 16 सितंबर 1947 ईस्वी को पारित किया। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को जो है विधानसभा 5 जून 1947 को पारित करती है, जबकि विधान परिषद 16 सितंबर 1947 को पारित करती है। फिर भारत के गवर्नर जनरल ने 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की तथा तब से ही यह उत्तर प्रदेश में लागू है। 5 जून 1947 को इसे विधानसभा ने पारित किया। उसके बाद 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद इसे पास करता है। फिर 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को इस पर गवर्नर जनरल का स्वीकृति प्रदान होता है, तब से यह उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज का स्वरूप जो है संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी पर आधारित है। भारत का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, उसी के आधार पर भारत का पंचायती राज का स्वरूप आधारित है। भारत में इस समय लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां तथा 600 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं, जिसमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 2,55,000 टोटल ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 2,55,000 ग्राम पंचायतें, 6,000 से अधिक पंचायत समितियां हैं, उसके बाद 600 से अधिक जिला परिषदें कार्य कर रही हैं। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जो कि पूरे भारत में लगभग 2,55,000 हैं, और उसके बाद खंड स्तर पर पंचायत समिति होती है जो कि 6,000 से अधिक है पूरे भारत में, और जिला स्तर पर जिला परिषदें होती हैं जो कि 600 से अधिक है पूरे भारत में, जिनमें लगभग 34 लाख जनप्रतिनिधि कार्यरत हैं। अगला पॉइंट देते हैं, विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का पुनर्गठन अग्रलिखित तालिका के अनुसार विभिन्न स्तरों पर किया गया है। तो विभिन्न स्तरों पर आप देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला परिषद। तो कुछ जो अलग है वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर लगभग सभी में एक ही जैसा है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। उसके बाद केरल की बात करें तो यहाँ भी त्रिस्तरीय है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में दूसरा जो था वो क्षेत्र पंचायत था, जबकि केरल में प्रखंड पंचायत के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जिला पंचायत। मणिपुर और सिक्किम में 2 स्तरीय है, तो मणिपुर एक हो गया, दूसरा सिक्किम हो गया। तो यहाँ पे दोनों जगह मणिपुर और सिक्किम में 2 स्तरीय है, एक ग्राम पंचायत, दूसरा जिला पंचायत। मणिपुर और सिक्किम में याद रखिएगा, यहाँ पे 2 स्तरीय है, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। त्रिपुरा में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये हो गया, और बाकी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो हो। उड़ीसा में भी त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। दादरा व नागर हवेली में 2 स्तरीय है, यहाँ पे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो दादरा व नागर हवेली में 2 स्तरीय है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जबकि सिक्किम और मणिपुर में 2 स्तरीय था, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ पे जिला पंचायत नहीं है दादरा नागर हवेली में। दिल्ली में 1 स्तरीय है, नगर निगम। पांडिचेरी में भी 2 स्तरीय है, दादरा नागर हवेली और पांडिचेरी में 2 स्तरीय है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। असम वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो असम में भी 3 स्तरीय है, लेकिन इसके नाम जो है इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत को वहाँ पे गोवन पंचायत कहा जाता है, दूसरा जो है आंचलिक पंचायत, तीसरा जिला परिषद।
तो गोवन पंचायत हो गया, आंचलिक पंचायत हो गया और जिला परिषद हो गया। कर्नाटक भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी त्रिस्तरीय है। पहले जो है ग्राम पंचायत, फिर तालुका पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो ये याद रखिएगा, जो तालुका पंचायत, खंड स्तर पर तालुका पंचायत कहा जाता है। हरियाणा में त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ज़्यादातर राज्यों में इसी 3 नाम से जाना जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन बस यहाँ पे ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत कहा जाता है पंचायत समिति को, और जिला पंचायत बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा चेंज है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। तो यहाँ पे प्रखंड पंचायत को जनपद पंचायत कहा जाता है, पंचायत समिति को छत्तीसगढ़ में। बिहार में त्रिस्तरीय है, जिला पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ज़्यादातर और बाकी राज्यों में यही 3 है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। देख सकते हैं पंजाब में उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और जो अलग होता है उसको हम आपको बता देते हैं अभी। तमिलनाडु में भी यही चीज़ें हैं, गुजरात में भी यही है, पश्चिम बंगाल में अलग है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पहला जो है ग्राम पंचायत है, दूसरा अंचल पंचायत, तीसरा आंचलिक परिषद और चौथा जिला परिषद। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। पहला जो है ग्राम पंचायत है, दूसरा अंचल पंचायत, तीसरा आंचलिक परिषद और चौथा जो है जिला परिषद है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जो है जनजातीय परिषद है, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अधिकांश राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप लागू किया गया है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सभी राज्यों में ग्राम पंचायत के नाम से संबोधित किया जाता है। असम में लेकिन गोवन पंचायत कहा जाता है उसको, ग्राम पंचायत को ही। 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपनी आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रत्येक राज्य को अपने आबादी के अनुसार ग्राम सभा का गठन करने के लिए आबादी की संख्या जो है सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की सदस्यता ऐच्छिक है। ग्राम सभा के सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह 18 वर्ष या अधिक आयु का हो तथा कोढ़ी, पागल, दिवाली या दंड प्राप्त एवं राज्य सरकार का कर्मचारी ना हो। तो ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। 2 बार कब कब होती है? तो ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार मीटिंग होती है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियों के बारे में दिया गया है, तो देख लेते हैं। प्रमुख समितियां, पहला बलवंत राय मेहता समिति के बारे में दिया गया है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1957 में। प्रमुख तथ्य उनके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के बारे में कहा था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के बारे में कौन कौन से थी? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कही थी। और उसके बाद ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। इन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए। और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन जो है इन्होंने बोला था कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए, जबकि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से, ये बात कही थी इन्होंने। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष हो वो जिलाधिकारी को होना चाहिए। अगला पॉइंट है, समिति की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में स्वीकार कर लिया गया। तो समिति की जो सिफारिशें थी बलवंत राय मेहता समिति की, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये हो गया। अब अगला है अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में इनका गठन किया गया था। इनको देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति
गठन 1977। प्रमुख तथ्य था इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। पहला जिला परिषद जिला स्तर पर, दूसरा मंडल पंचायत जो कि 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या वाले ग्राम समूह पर मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। इनकी रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और रिपोर्ट 1978 में सौंपी गई थी। अब अगली समिति आती है GV राव समिति का गठन कब होता है? 1985 में। GV राव समिति का गठन 1985 में। तो केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की विकेंद्रीकरण इसका प्रमुख तथ्य। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास खाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किस समिति ने कहा था? तो GV राव समिति ने। जिला विकास आयुक्त के पद की सृजन की सिफारिश की गई थी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये भी GV राव समिति का गठन कब हुआ? 1985 में। और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि GV राव समिति ने जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की सिफारिश की थी। अगला है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो है इनका गठन 1986 में किया गया। और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इसमें। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक, तीसरा जिला। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई। तो LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में जिसका गठन हुआ था, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना की बात भी LM सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात भी LM सिंघवी समिति में की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। LM सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया है। उसके बाद इसने कुछ पॉइंट जो बताए, पहला तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति, ग्राम, ब्लॉक, जिला लेवल पर। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की गई थी LM सिंघवी द्वारा। तीसरा पॉइंट है ग्राम समूह हेतु न्याय पंचायतों की स्थापना, ये भी LM सिंघवी द्वारा की गई थी। चौथा, नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, ये भी सिफारिश LM सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। अब अगला आ जाता है PK थुंगन समिति, जिसका गठन जो है 1988 में हुआ था। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी। पहला ग्राम, दूसरा प्रखंड, तीसरा जिला। तो ये हो गए। अगला टॉपिक अब देखते हैं। पंचायती राज संबंधी महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं। जल्दी जल्दी ये सब देख लेते हैं आप लोग। जब 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा रट जाएगा। पहला बलवंत राय मेहता समिति, अभी आप देख चुके हैं। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए हुआ था। दूसरा BR राव समिति। BR राव समिति का गठन 1960 में पंचायत संबंधी सांख्यिकी की तर्क संगतता के लिए ये किया गया था। इसका गठन BR राव समिति 1960। तीसरा SB मिश्रा समिति का गठन जो है 1961 में पंचायत एवं सहकारिता का अध्ययन दल था। ये SB मिश्रा समिति की अध्यक्षता में ये किया गया था 1961 में। उसके बाद B ईश्वरन समिति का गठन 1961 में पंचायत राज प्रशासन का अध्ययन दल था ये। उसके बाद आता है GR राजगोपाल, इसका गठन 1962 में न्याय पंचायत के गठन का अध्ययन दल था ये। तो GR राजगोपाल जो है न्याय पंचायत के अध्ययन का गठन दल था, क्योंकि GR राजगोपाल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। कब? 1962 में। उसके बाद RR दिवाकर समिति। RR दिवाकर समिति का गठन 1963 में ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो RR दिवाकर समिति का गठन जो है 1963 में किसके लिए किया गया था? ग्राम सभा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। उसके बाद अगला है M रामाकृष्णैया। तो M रामाकृष्णैया जो समिति थी उसका गठन 1963 में पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्ययन दल था ये। तो M रामाकृष्णैया की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं की आय व्यय गणना का अध्ययन दल जो है गठित किया गया था 1963 में। अगला है K संथानम समिति, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1963 में K संथानम समिति का गठन किया गया था। इसका काम क्या था? पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय प्रावधान एवं स्थिति की समीक्षा करना, इसका ये कार्य था। तो K संथानम समिति की जो गठन किया गया था 1963 में। उसके बाद दूसरी समिति भी K संथानम समिति की अध्यक्षता में की गई थी 1965 में। तो 1965 में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा संबंधी अध्ययन, इसके लिए K संथानम की अध्यक्षता में K संथानम समिति का गठन किया गया था 1965 में। R.K. खन्ना समिति 1965 में पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण के लिए R.K. खन्ना समिति का गठन किया गया था।
उसके बाद जी रामचंद्रन समिति 1966 में इसका गठन पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन के लिए किया गया था। जी रामचंद्रन समिति 1966 में इसका गठन पंचायतों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता पर अध्ययन के लिए किया गया था। फिर आ जाता है बी रामानाथन समिति, जिसका गठन 1969 में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास अभिकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं की संलिप्तता एवं भूमिका। तो ये हो गया। अगला है एम रामाकृष्णय्या अध्ययन दल, जिसका गठन 1972 में किया गया। इसने 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखना, ये हो गया। फिर उसके बाद श्रीमती दया चौबे समिति का गठन 1976 में किया गया। इसका प्रमुख तथ्य है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज की समीक्षा करने के लिए गठन इसका किया गया था। अशोक मेहता समिति आ जाता है 1977 में, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचे संबंधी तत्व। फिर दंतेवाला समिति का गठन होता है 1978 में, खंड स्तर पर योजना स्वरूप के लिए। इसे डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा। हनुमंतराव समिति का गठन 1984 में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप तैयार करने के लिए। तो हनुमंतराव समिति का गठन 1984 में, जिला स्तरीय योजना का स्वरूप। आगे देखते हैं। जी.वी.के. राव समिति का गठन 1985 में किया गया। ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए इसका गठन किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1985 में जी.वी.के. राव समिति का गठन ग्रामीण विकास के लिए प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए। फिर आता है एल.एम. सिग्मी समिति, जिसका गठन 1986 में होता है। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्सशक्तिकरण के लिए इसका गठन किया गया था। और लास्ट देख लेते हैं पी.के. थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 में किया गया। स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यता की अनुशंसा इसके द्वारा की गई थी। अब एक एक करके देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। उसके बाद इसी कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत की जाती है। जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनसे बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष जो थे बलवंत राय मेहता थे। तो 1957 में जो है भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, किसके लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में जो स्टार्ट हुआ, इसके कार्यों की जाँच और उनका बेहतर ढंग से कैसे किया जाए उसका उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करती है, जिसके अध्यक्ष जो है बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो इस समिति जो बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वाला जो सुझाव है, ये इन्हीं की देन है, बलवंत राय मेहता समिति की। अगला पॉइंट है समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं, ये देख लेते हैं, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला जो सुझाव था, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। अभी ऊपर आप देख चुके हैं। अगला पॉइंट था इसमें, सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए तथा इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सके। यानी इनको पर्याप्त स्रोत मिलना चाहिए, ये जो निकाय हैं, जिसे आप अपना आसानी से कर सकें। अगला पॉइंट इन्होंने जो बताया, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, पंचायत समिति को जो है कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। यानी पंचायत समिति को इन्होंने बताया कि कार्यकारी निकाय हो और जिला परिषद जो है पर्यवेक्षक, समन्वयकारी और सलाहकारी निकाय हो। 5वां पॉइंट जो बताया इन्होंने कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष हो वो जिलाधिकारी को होना चाहिए।
समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार की गई, लेकिन परिषद ने कोई एक निश्चित फॉर्मेट तैयार नहीं किया और इसे राज्यों पर छोड़ दिया कि वह जिस तरह चाहे इसे लागू करें। तो कोई विशेष फॉर्मेट जो है निश्चित फॉर्मेट राष्ट्रीय विकास परिषद तैयार नहीं किया, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जिस तरह चाहे इसको लागू करें। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को जो है महात्मा गांधी की जयंती पर राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अगर आपको गांव पूछ ले तो बगदरी गांव से ये शुरुआत की गई थी। 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कर लिया, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार ने इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं बनाया था, इसीलिए राज्यों ने इसे अपने अपने तरीके से लागू कर दिया। 1960 तक लगभग सभी राज्य ने पंचायती राज संस्था स्थापित कर ली थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कोई निश्चित ढांचा इसे बनाया नहीं गया था, इसीलिए सब अपने अपने तरीके से इसे लागू किए। जैसा कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाया, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाया और पश्चिमी बंगाल ने 4 स्तरीय पद्धति अपनाया। उस समय की बात की जा रही है, उसमें राजस्थान ने तो त्रिस्तरीय पद्धति अपनाया था, तमिलनाडु ने केवल द्विस्तरीय पद्धति अपनाया, जबकि पश्चिम बंगाल ने उसी समय 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायती समिति को शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश की जो पंचायत पद्धति थी उसमें पंचायत समिति को यानी खंड स्तर की जो मतलब पंचायत समिति थी उसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। अब अशोक मेहता समिति की बात कर लेते हैं। तो इसका गठन दिसंबर 1977 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है दिसंबर 1977 में किया गया और जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो है अगस्त 1978 में सौंपी जाती है। और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता समिति द्वारा कितनी सिफारिशें की गई थी? कुल 132 सिफारिशें की गई थी। कुछ मुख्य सिफारिशें आप देख ले सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पंचायती में बदलना। तो इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती पद्धति होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद और उससे नीचे मंडल पंचायत। सबसे पहले तो जिला परिषद होना चाहिए जिला स्तर पर, उसके बाद मंडल पंचायत होना चाहिए जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह होने चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। तो राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण का जो सबसे प्रथम बिंदु होना चाहिए वो जिला ही होना चाहिए। अगली सिफारिश थी जो मुख्य, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। तो जिला परिषद जो है कार्यकारी निकाय होना चाहिए, जबकि बलवंत राय मेहता समिति में उन्होंने कहा था कि जिला परिषद जो है समन्वयकारी और पर्यवेक्षण वाला निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। तो इनका जो सिफारिश था उसमें कहा था कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। अगली सिफारिश, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कर लगाने की अनिवार्य शक्ति हो। तो इनके अनुसार अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास भी कर लगाने की शक्ति होनी चाहिए। न्याय पंचायत को इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। के अनुसार न्याय पंचायत जो है उसको इस विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका निर्देशन किया जाना चाहिए। जो न्याय पंचायत हो उनका निर्देशन जो है एक योग्य न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देख रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देख रेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। तो राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री भी नियुक्त होना चाहिए और पंचायती राज भंग होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करा लिया जाना चाहिए।
अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। तो अशोक मेहता समिति ने भी ये कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट है उस समय की जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नज़रअंदाज कर दी गई, क्योंकि उसी के बाद जनता पार्टी की सरकार भंग हो गई, जिससे लागू नहीं किया जा सका। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। तो जनता पार्टी की सरकार उस समय भंग हो गई, उसके बाद इसको नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन 3 राज्य फिर भी इसको लागू किए। पहला कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, देख सकते हैं। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश से लागू करने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अगला है GBK राव समिति, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GBK राव समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा योजना आयोग द्वारा 1985 में GBK राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, तो किस लिए इसका गठन किया गया था? तो ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए। किसके द्वारा किया गया था? तो योजना आयोग के द्वारा। कब किया गया था? 1985 में। तो इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ का घास कहा, ऊपर भी आप देख चुके हैं। तो GBK राव समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ का घास कहा और पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो कि बहुत हद तक अशोक मेहता की सिफारिशों के ही समान थी। जैसे जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक केंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यही बात जो है अशोक मेहता समिति में कही गई थी। दूसरा देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं क्या कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। ये लगभग वही अशोक मेहता समिति जो सिफारिश की थी वही बात ये भी कही गई है। दूसरा इन्होंने बताया कि एक जिला विकास आयुक्त डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक जिला विकास आयुक्त का पद जो है सृजित किया जाए और उसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। तीसरा, पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनमें नियमित रूप से निर्वाचन होने चाहिए। अगला जो समिति है पंचायती राज का वो LM सिंघवी समिति है, जिसका गठन 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। तो 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जो है LM सिंघवी को बनाया गया। निम्न सिफारिशें इसमें की गई थी, कौन कौन सी? इन्होंने सबसे मुख्य बात पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही थी। तो इन्होंने भी इन जो सबसे प्रमुख बात इनकी थी तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की बात कही LM सिंघवी समिति ने, क्योंकि इसे अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिला हुआ था। इसने पंचायती राज विकास के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के संवैधानिक उपबंध बनाने की भी सलाह दी। तो इन्होंने सबसे मुख्य बात कही कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले और नियमित रूप से जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए। दूसरा है गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की बात कही। तो गांव के समूह जो हैं उनके लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होनी चाहिए, इस समिति में बात कही गई। तीसरा है ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए गांव का पुनर्गठन किया जाना। तो ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए इन्होंने गांव का पुनर्गठन करने की बात कही। इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया गया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। तो इसमें ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया गया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया गया। किसे? ग्राम सभा को। ग्राम की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ये LM सिंघवी समिति में कहा गया।
अब अगला आता है पीके थुंगन समिति, जो कि 1988 में इसका गठन किया गया। संसद की सलाहकार समिति का एक उप समिति पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो 1988 में जो है संसद की सलाहकार समिति का एक उप समिति, तो संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति जो कि पीके थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिए, जो कि निम्न है। इन्होंने भी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात कही। तो पीके थुंगन समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने की बात कही पंचायती राज को। इन्होंने गांव, प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को उपयुक्त बताया, जैसा कि बलवंत राय मेहता समिति में बताया गया था। जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। तो जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए, ये पीके थुंगन समिति ने कहा। और जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो कलेक्टर यानी कि जिलाधिकारी को बनाया जाना चाहिए। अगला इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। ये सबसे पहले पीके थुंगन समिति ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। अगली बात कही इन्होंने, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए। तो पंचायती राज पर केंद्रित विषय जो हैं उन पर एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संविधान में समाहित किया जाना चाहिए। अगला जो बात इन्होंने कहा, पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने आरक्षण की बात कही कि तीनों स्तर जो हैं जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण हो और महिलाओं को भी आरक्षण हो। अगली बात इन्होंने कही कि हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता तथा विधियाँ तय करेगा। तो इन्होंने वित्त आयोग के गठन की भी बात कही, ये इम्पोर्टेंट है। तो वित्त आयोग के गठन की बात सबसे पहले किस आयोग ने कही थी, किस समिति ने कही थी? तो सबसे पहले पीके थुंगन समिति ने, बीएन गॉडगिल समिति। तो 1988 में ही बीएन गॉडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में वही बात दोहराई जैसा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जैसे कि पहले भी। उसके बाद दूसरा बताया कि गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट था पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए इत्यादि। गॉडगिल समिति की अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनी। इस विधेयक का लक्ष्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना। तो इसी आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया, देख सकते हैं। तो बीएन गॉडगिल समिति। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, कुल धाराएं कितनी हैं? 119। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं हैं? 119 हैं। 5 जून 1947 को जो है प्रांत की विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया। कब पारित किया गया? 5 जून 1947 को। अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद द्वारा कब पारित किया गया, तो 16 सितंबर को जो है विधान परिषद द्वारा पारित किया गया, जबकि 5 जून 1947 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ। उसी के बाद ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। विशेषताएं देख लेते हैं। ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत की कार्यकाल 5 वर्ष, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 का अधिनियम 26 है। तो 1947 का अधिनियम 26 है। ये जो पंचायती राज उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है, तो 1947 का अधिनियम 26 है, जो 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत विधानसभा द्वारा पारित किया गया। तो अभी ऊपर आप देख चुके हैं 5 जून 1947 को संयुक्त प्रांत की विधानसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल से अनुमोदन प्राप्त हुआ,
जिसका उद्देश्य स्वायत्त स्थानीय सरकार की स्थापना और विकास करना था। कानून में कुल 119 धाराएं हैं। तो 5 जून 1947 को विधानसभा द्वारा, 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद द्वारा और 7 दिसंबर 1947 को डोमिनियन भारत के गवर्नर जनरल द्वारा इसको अनुमोदन प्राप्त हुआ। कुल धाराएं इसमें कितनी हैं? 119 हैं। नोट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 40 जो है, जो कि डीपीएसपी में है, भारत के नीति निर्देशक तत्व में, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इसके तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। पंचायत राज अधिनियम 1947 एक ग्राम पंचायत को स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, फिर से देखिए, पंचायत राज अधिनियम 1947 एक ग्राम पंचायत को स्कूलों और अस्पतालों की नियुक्ति, रखरखाव और सुधार के लिए भुगतान किए गए किसी भी कर या लेवी को इकट्ठा करने और राज्य सरकार को सौंपे गए खातों और अन्य कार्यों के लिए अधिकृत करता है। ये आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, इस अधिनियम की धारा 1 में प्रावधान है कि अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। तो इस अधिनियम की जो धारा है 1, इसमें प्रावधान है कि ये अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तारित होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। ग्राम सभा की स्थापना। तो यह अधिनियम उस गांव या ग्राम समूह के विकास के लिए एक ग्राम समूह के स्थापना की प्रावधान करता है। तो ग्राम सभा की स्थापना होनी चाहिए इस अधिनियम के द्वारा। दूसरा, अधिनियम की धारा 2G यानी 2G ग्राम सभा को परिभाषित करती है। इसका मतलब धारा 3 के तहत स्थापित एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के एक गांव से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हैं। तो धारा 2G में जो है ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। उसके अनुसार धारा 3 के तहत ग्राम सभा जो है स्थापित एक निकाय है जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी लोग का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है वो लोग सभी ग्राम सभा में शामिल हैं। अगला है, भारत के संविधान की धारा 243B है, ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है। 2G जो है वो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। जबकि भारत के संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 243B में ग्राम सभा को एक निकाय के रूप में परिभाषित करती है जिसमें जिला स्तर पर पंचायत क्षेत्र में स्थित गांव के संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। इसमें भी यही बात की गई है कि गांव के जितने भी लोगों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है सभी लोग जो है ग्राम सभा के सदस्य हैं। धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य सरकार एक नाम मात्र नाम से ग्राम सभा, ग्राम या ग्राम समूह स्थापित करेगी। अगला है, जब ग्राम सभा का गठन गांव के समूह द्वारा किया जाता है तो सबसे अधिक आबादी वाला गांव का नाम ग्राम सभा कहा जाता है। अगर कई गांव का मिल के ग्राम सभा का गठन होता है तो जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वही जो है उसी नाम से ग्राम सभा का नाम भी होगा। ग्राम सभा की स्थापना का उद्देश्य किसी गांव या ग्राम समूह का विकास करना था। ग्राम सभा के कार्य, तब ग्राम सभा के कार्य देख लेते हैं जो कि धारा 11(5) में दिए गए हैं। तो ग्राम सभा का कार्य किस में है? धारा 11(5) में। पहला है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना। तो ग्राम सभा का जो पहला कार्य है सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवक जुटाना और दान देना। दूसरा कार्य समुदाय आधारित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लाभार्थियों की पहचान करना। और तीसरा गांव में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। तो ये प्रमुख कार्य हैं ग्राम सभा के जो कि 11(5) में, इस धारा 11(5) में इसका दिया गया है। अब ग्राम पंचायत की स्थापना देखते हैं। तो यह कानून ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2H में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। तो 2G में जो है ग्राम सभा को परिभाषित किया गया था जबकि 2H में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। ग्राम पंचायत रूप से ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय है। तो ग्राम पंचायत रूप से
ग्राम सभा के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से गठित एक निकाय है। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के मामलों का प्रबंधन करती है, इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। आगे देखते हैं। धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है। धारा याद कर लीजिएगा। धारा 12(1) में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत जो है पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पे रखा गया है। तो धारा 12(1) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत जो है पूरे पंचायत क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम पंचायत क्षेत्र के नाम पे रखा गया है। जब तक प्रधान और ग्राम पंचायत के कम से कम 2/3 सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाते, तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। जब तक प्रधान का निर्वाचन नहीं हो जाता और कम से कम 2/3 सदस्य भी निर्वाचित नहीं हो जाते, तब तक ग्राम पंचायत के गठन की घोषणा नहीं की जाएगी। धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्यों को निर्धारित करती है। धारा 11(5) में जो है ग्राम सभा के कार्य थे, जबकि धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए हैं। देख सकते हैं इसमें। पहला है कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना। तो ग्राम पंचायत जो कि धारा 15 में दिया गया का पहला कार्य कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना। दूसरा है मैदानों एवं चारागाहों का विकास। तीसरा कार्य है भूमि विकास में सरकार की सहायता करना। चौथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। ये चौथा कार्य हो गया इसका, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। पांचवा डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना। छठा घाटियों में मत्स्य पालन करना। ये प्रमुख कार्य हो गए ग्राम पंचायत के, जो कि धारा 15 में दिया गया है। पंचायत अवधि के बारे में देख लेते हैं। पंचायत अवधि धारा 12(3) में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगा और धारा 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो धारा 12(3) में यह प्रावधान किया गया है। धारा 12(3) जो है पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि पंचायत की जो पहली बैठक होगी उस तारीख से पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और धारा 95(1)(f) 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। तो किसके तहत निरस्त नहीं किया जाएगा? 95(1)(f) के तहत निरस्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव को अंतिम रूप दिया जाएगा 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले। तो ग्राम पंचायत निर्माण के लिए चुनाव का अंतिम रूप कब दिया जाएगा? 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व भी हो जाए या फिर इसके विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले। फिर से देख लीजिएगा। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो ये 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले हो जाए या फिर अगर बीच में ही विघटित हो जाती है तो 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही इसका चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने से कम अवधि बची है तो निर्वाचन होना अनिवार्य नहीं है। जहां ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले बिताया गया शेष समय ग्राम पंचायत के शेष समय के लिए ही जारी रहेगा। यानी मान लो एक ग्राम पंचायत 3 साल में विघटित हो जाती है, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव होता है, तो शेष समय के लिए ही वो प्रधान बनेगा, ये नहीं कि फिर वो 5 साल के लिए बनेगा। प्रधान कार्यालय यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है। तो प्रधान कार्यालय चौथा टॉपिक है। इसमें यह अधिनियम ग्राम पंचायत के प्रधान को इसका अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है प्रधान होता है, इम्पोर्टेंट है। धारा 11(b) ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन पंचायत क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसका चयन किस धारा में दिया गया है? धारा 11(b) में। इसके तहत ग्राम पंचायत के प्रधान का चयन जो है पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। तो प्रधान का चुनाव धारा 11(b) हो गया। अगला है ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी आदेश द्वारा नामांकित किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है। ये दिया गया है अगर ऐसा हो कि ग्राम पंचायत के किसी भी आम चुनाव में प्रधान का चुनाव नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के पूर्ण सदस्य के 2/3 से कम को राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जा सकता है। तो प्रबंधन समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए पात्र व्यक्तियों की उतनी संख्या शामिल होती है जितनी वह उचित समझे। दूसरा, एक प्रशासक। सफीउद्दीन बनाम एडीजे 1998 आरडी 109 में यह तर्क दिया गया था कि प्रावधान हो गया लेकिन ये प्रधान होगा। प्रधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार ने सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया था। तो सफीउद्दीन बनाम एडीजे मामला जो कि 1998 में था, इसमें कहा गया तर्क दिया गया था कि प्रधान के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि उम्मीदवार जो था वो सीट के लिए एक फर्जी दस्तावेज पेश किया था। धारा 11B(6) में प्रावधान है कि प्रधान के पद का कार्यकाल ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा। तो धारा 11B में तो ग्राम प्रधान का चुनाव दिया गया है। उसके बाद धारा 11B(6) में प्रावधान किया गया है जो प्रधान का कार्यकाल होगा वो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ मेल खाएगा, यानी जितना प्रधान पंचायत का कार्यकाल होगा उतना ग्राम प्रधान का भी कार्यकाल होगा। अगला है, प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे। तो प्रधान और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों को निर्धारित समान लाभ प्राप्त होंगे। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रधान के पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। तो आरक्षण का प्रावधान भी है इसमें अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए। महिलाओं के लिए आरक्षण देख लेते हैं। तो धारा 11A(4) में प्रावधान है कि उपधारा 3 के तहत प्रधान के आरक्षित पदों की संख्या सहित प्रधानों के कार्यालयों की संख्या का 1/3 से कम नहीं, जैसा भी मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है इसमें 1/3 दिया गया है जो कि धारा 11A(4) के उपधारा 3 में इम्पॉर्टेंट है। महिलाओं के आरक्षण जो है अधिनियम की धारा 11A(4) की उपधारा 3 में दिया गया है जो कि 1/3 है। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार ये देख लेते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 11वीं अनुसूची में 29 कार्यवाहक विषय शामिल किए गए हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 19 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए हैं। पर देखते हैं, अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था इसी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में के भाग 9 जोड़ा गया जो कि ग्राम पंचायतों के विषय में उल्लेख करता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। इसी के द्वारा भारत का वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था कार्य कर रहा है और भाग 9 भी इसी के द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत पंचायतों में कुल पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें जो है 1/3 है। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। पंचायती राज संस्थान का विघटन जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। जो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। तो अधिनियम जो है 1992 को लागू हुआ लेकिन पूरे देश में प्रभाव में आया जो है 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आगे देखते हैं, देख सकते हैं पंचायती राज का संवैधानिकरण थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। तो देख सकते हैं राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया। अगस्त 1989 में ये लोकसभा में तो पारित कर दिया गया
किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण और उन्हें ज़्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं किया जा सका क्योंकि विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था। तो ये पास ना हो सका उस समय। फिर आती है वीपी सिंह सरकार, क्योंकि नवंबर 1989 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणाम स्वरूप सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया। तो वीपी सिंह सरकार में भी सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन पेश किया गया, लेकिन सरकार गिर जाती है, जिसके कारण ये भी लागू ना हो सका। फिर आता है नरसिम्हा राव सरकार, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। जब नरसिम्हा राव सरकार आती है तो उस बार फिर कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार करती है। उसके बाद इसमें प्रारंभ में विवादास्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान विधेयक प्रस्तुत किया। तो जो विवादास्पद प्रावधान थे इसको हटा के नया प्रस्ताव रखा इसने और सितंबर 1991 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंततः यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। तो नरसिम्हा राव की सरकार में ये लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 को। आज भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो इसी अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संसद में संवैधानिक विधेयक पारित करवाने के लिए अनेक प्रयासों के बाद संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 अंतिम रूप से पारित हुआ तथा दिनांक 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। नोट देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के उपबंधों को मोटे तौर पर आदेशात्मक और स्वविवेकी उपबंधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसके उपबंधों को दो तरीके से पेश किया गया। एक तो है आदेशात्मक उपबंध, दूसरा स्वविवेकी उपबंध। आदेशात्मक उपबंध देख सकते हैं, यानी वो तो मानना पड़ेगा, आदेशात्मक है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा स्थापित करना, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग शामिल हों। तो ग्राम सभा की स्थापना आदेशात्मक उपबंध है, इसे डायरेक्ट पूछेगा। दूसरा, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में गांव, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की स्थापना की जाएगी। तो 20 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहाँ जरूरी नहीं है कि त्रिस्तरीय प्रणाली हो, और बाकी 20 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो तीनों स्तर पे त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें है, पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। तो पंचायत में सभी स्तरों पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोग शामिल होंगे। अगला पॉइंट है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा। जितने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुने गए होंगे उनको पंचायत की बैठक में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, पंचायतों के मध्यवर्ती तथा शीर्ष स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों से ही होगा। तो पंचायतों के मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर जो है और शीर्ष स्तर यानी कि जिला स्तर का जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों में से ही होगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, सदस्यता तथा पंचायतों के अध्यक्षों के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पंचायत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243 घ या 243 डी में दिया गया है। यानी अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण की बात की गई है 73वां संविधान संशोधन की अनुच्छेद 243 डी में।
अगला पॉइंट देखते हैं। सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल जो है 5 वर्ष निश्चित किया गया। यदि कोई पंचायत इस समयावधि के पहले किसी भी कारण से विघटित हो जाती है तो 6 माह की समयावधि के भीतर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। अगर किसी कारणवश 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही अगर विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर ही पुनः चुनाव कराए जाएंगे। यदि पंचायत की अवधि 6 माह से कम रह गई हो तो इस अवधि के लिए चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं होगा। तो देख सकते हैं, अगर पंचायत की अवधि 6 माह से कम ही रह गई है तो निर्वाचन कराना कोई ज़रूरी नहीं होगा। अगला है, अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी। तो राज्य वित्त आयोग का गठन भी जो है इसमें बोला गया था। ये आदेशात्मक अनुबंध है और इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देख सकते हैं। अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष की अवधि के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन तथा उसके पश्चात संविधान के अनुच्छेद 280 की उपधारा ख में जोड़ी गई थी। इस उपधारा के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय की सिफारिश अध्यक्ष से करेगा। तो राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो केंद्र वित्त आयोग से सिफारिश करेगा। ये बातें आप देख सकते हैं। पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना, ये भी आदेशात्मक उपबंध है। तो पंचायत के चुनाव करवाने, निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना, ये आदेशात्मक उपबंध है। अगला पॉइंट है, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों तथा धारा 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अधिनियम है संविधान के अनुच्छेद 244 की धारा 1 में जो निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और धारा 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। स्वाविवेकी उपबंध देख सकते हैं। चूँकि पंचायती राज संस्थाओं का विषय राज्य सूची के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो पंचायती राज संस्थाओं का जो विषय है राज्य सूची का विषय है, इसलिए 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के पंचायतों के लिए शक्तियाँ, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वाविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो स्वाविवेकी शक्तियाँ जो है राज्य को पंचायतों के लिए शक्तियाँ, कार्य, अधिकार, वित्त आदि के हस्तांतरण की स्वाविवेकी शक्तियाँ जो है राज्य को प्रदान की गई हैं। राज्य के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित समर्थन प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से? ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य, ये जो है स्वाविवेकी है, ये राज्य पर निर्भर करता है। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सदस्यता। समझ सकते हैं आप कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पंचायतों के अध्यक्षों एवं, यानी कि मध्यवर्ती स्तर जो है उसमें पंचायत अध्यक्ष सदस्य हो या ना हो, और जो है सबसे उच्च स्तर है यानी कि जिला स्तर पर मध्यवर्ती स्तर के लोग उसमें शामिल हो ना हो, ये स्वाविवेकी है। अगला है, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता। तो मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर और जिला स्तर पर संसद के सदस्य, विधानसभा सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता उसमें हो या ना हो, यह स्वाविवेकी है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम। अगला है, पंचायती राज प्रणाली की विभिन्न श्रेणियों पर सदस्यता के साथ साथ अध्यक्षता के लिए ये नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों का आरक्षण। तो ये जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए सीटों का आरक्षण जो है ये स्वाविवेकी है। राज्य चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। पंचायतों की निहित शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य हैं, और निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियाँ एवं
उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करना। फिर देख लेते हैं। पंचायतों को निहित शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व देना जो उनके लिए स्वशासन के प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है, और निम्नलिखित के संदर्भ में उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करना। तो पहला है इसमें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, स्वाभाविक है। दूसरा, संविधान की 11वीं अनुसूची में अंतर्निहित 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य उनको सौंपना। तो ये स्वाविवेकी है, राज्य पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है इसमें, पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों के प्रत्येक द्वारा वसूल किए गए ऐसे राजस्व कर के आवंटन को उगाहने की सुपरिभाषित पद्धति के अनुसार समुचित कर, शुल्क और फीस को उगाहने के लिए पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को प्राधिकृत करना। अगला पॉइंट है, प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार द्वारा उगाहे गए कर, शुल्क, पथकर का आवंटन करना। फिर से देख सकते हैं, प्रत्येक स्तर में निहित जिम्मेदारी के स्वरूप और महत्व के आधार पर पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर को राज्य सरकार के द्वारा उगाहे गए कर, शुल्क, पथकर का आवंटन करना, और राज्य के संचित निधि कोष से पंचायतों को अनुदान सहायता की राशि का निर्धारण करना। ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं। अगला पॉइंट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो विशेषताएं आप देख सकते हैं। ग्राम सभा का गठन। तो 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। तो 1963 में पंचायत राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को हर राज्य में सांविधिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने से राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे ग्राम सभा अपने पंचायती राज कानून का अभिन्न अंग बनाएं। केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। फिर से देख सकते हैं, केंद्रीय अधिनियम ने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की। तो केंद्रीय अधिनियम जो है उसने ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की ताकि सभी मतदाताओं को ग्रामीण समुदाय के विकास में भाग लेने के योग्य बनाया जा सके। नियमित और सामयिक चुनाव सुनिश्चित करना। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित और सामयिक चुनाव कराना अनिवार्य है। तो नियमित और सामयिक चुनाव होना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था भी है कि अगर पंचायतें भंग की जाती हैं तो चुनाव 6 माह के अंदर कराए जाने आवश्यक हैं। कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण करना। तो 1978 में दांतेवाला समिति ने यहाँ तक कहा कि पंचायत राज संस्थाएं दरबान के रूप में कार्य करती हैं और ग्रामीण समुदायों के कमज़ोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती है। तो 1978 में जो कि दांतेवाला समिति गठित की गई थी, उसने कहा था कि पंचायत राज संस्थाएं जो हैं दरबान के रूप में कार्य करती हैं और ग्रामीण समुदायों के कमज़ोर वर्गों को मिलने वाले लाभों को रोकती हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम अनुसूचित जाति तथा विकास में उन्हें भाग लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके। तो इसके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अपेक्षा करता है कि पंचायतों में इसके सदस्यों और अध्यक्षों को दोनों स्थानों पर महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित 1/3 स्थान आरक्षित किया जा सके। यानी इसमें बताया गया है कि सदस्यों में भी 1/3 आरक्षण हो महिलाओं के लिए और अध्यक्षों में भी 1/3 आरक्षण होना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय संसाधन। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कमी है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधि नहीं दी जा रही है। पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की व्यवस्था की गई है।
तो पंचायतों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए केंद्रीय अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो अधिनियम में पंचायतों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो है गठन है और 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन है। जिला योजना समिति का गठन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी यानी कि 243 ना घा में यह व्यवस्था किया गया है कि पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के समेकन के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। तो जिला योजना समिति का गठन जो है किस अनुच्छेद में है? 243 जेड डी। ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखेगी। तो ड्राफ्ट योजना तैयार करते समय जो है यह स्थानिक योजना भौतिक एवं प्राकृतिक स्रोतों, संरचनात्मक एवं पर्यावरणीय संरक्षण को भी ध्यान में रखेगी। इस अधिनियम में पूरे जिले की विकास संबंधी योजना तैयार करने के लिए जिला स्तर पर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की जाती है। पॉइंट है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का कार्यान्वयन। अनुरूपता विधान, राज्य विधानसभा के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने पंचायत अधिनियमों को केंद्रीय विधान के अनुरूप इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर अर्थात 24 अप्रैल 1994 तक संशोधित कर लें। यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था केंद्र द्वारा, तो ये राज्यों को बताया गया था कि 24 अप्रैल 1994 तक आप इसको अपने अनुसार संशोधित कर सकते हैं। 25 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था। तो उस समय जो है 25 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश थे, उसमें से 21 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में संशोधित अधिनियम लागू किया जाना अपेक्षित था। यह अधिनियम जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के लिए लागू नहीं था क्योंकि ये राज्य छठी अनुसूची के क्षेत्रों में शामिल हैं। तो कहाँ पे लागू नहीं था? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में यह लागू नहीं था क्योंकि ये राज्य छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। संघ शासित प्रदेशों में यह दिल्ली पर लागू नहीं है क्योंकि इसमें केवल शहरी क्षेत्र शामिल हैं। दिल्ली में इसलिए नहीं लागू है क्योंकि वहाँ पे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे नगर निगम ही है। संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे 29 विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? टोटल 29 विषय दिए गए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे जा सकते हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ, तो जो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में, उनमें पहला है उत्पादन संबंधी गतिविधियाँ। इसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर उद्योग हो गया, ईंधन और चारा तथा सिंचाई सहित लघु उद्योग शामिल हैं। उसके बाद दूसरा आता है भू विकास कार्यक्रम। इसमें भू सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा जल संभार विकास, भर्ती भूमि विकास, सामाजिक वन विधा और चारागाह ये शामिल हैं भू विकास कार्यक्रम में। तीसरा जो है वो है कमजोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गरीबी उन्मूलन तथा संबंधित कार्यक्रम, ये तीसरा हो गया। चौथा है नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो नागरिक सुविधाएं कौन कौन सी? पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसमें पारस्परिक लिखा है लेकिन गैर पारंपरिक होगा, ग्रामीण सड़कें, पुल, पुलिया, जलमार्ग, सफाई, ग्रामीण आवास और स्वास्थ्य, ये नागरिक सुविधाएं हो गई। पांचवा है शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो इसमें आता है प्राथमिक पाठशाला, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा पुस्तकालय। अगला है समाज कल्याण। समाज कल्याण में कौन कौन सा आएगा? महिलाओं और बाल विकास का कल्याण, परिवार कल्याण, विकलांगों और मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों की देखरेख। अगला है सामुदायिक परिसंपत्तियों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का रखरखाव। और अगला जो है ग्रामीण बाजारों और ग्रामीण मेलों का आयोजन करना और नियंत्रण करना। ये सारी चीज़ें हो गई। अब 11वीं अनुसूची के विषय जो है जो कि 243 जी में दिए गए हैं, टोटल विषय 29 हैं, देख सकते हैं आप, जल्दी जल्दी आप देख लीजिए।
कई बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको रट भी जाएगा। तो पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार, दूसरा भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, तीसरा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, चौथा लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं, पांचवा मत्स्य उद्योग पशुपालन हो गया, छठवां सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, सातवां पशुपालन डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन हो गया। उसके बाद आप आठवां देखते हैं, आठवां पेयजल हो गया, नौवां लघु वन उपज हो गया, दसवां खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग हो गया, 11वां ग्रामीण आवास, उसके बाद 12वां ईंधन और पशु चारा, 13वां हो गया सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, 14वां ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15वां विषय कौन सा है? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, 16वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, ये 11वीं अनुसूची में है। 18वें जो है कार्य तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19वां विषय है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, 20वां जो है परिवार कल्याण, 21वां जो है सांस्कृतिक क्रियाकलाप, 21 विषय हो गए। 22वें में आता है बाजार और मेले, 23वां जो है विषय सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, 24वां जो है दुर्बल वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण, 25वें महिला व बाल विकास है, 26वें में समाज कल्याण यानी कि दिव्यांग एवं मानसिक मंद व्यक्तियों सहित। बाकी ये 27वां जो विषय है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 28वां स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, 29वां विषय जो है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास। ये टोटल 29 विषय जो है 11वीं सूची में दी गए हैं 243 जी के तहत। अब टॉपिक बचता है उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन, ये देख सकते हैं आप। के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, तो भारतीय संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है 1994 को पारित किया गया। यहाँ पर 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र एवं इससे कम होने पर कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 हो गई है तो वहाँ पे अलग से ग्राम पंचायत गठन किया जाएगा। अगर उससे कम है तो कई गांवों के समूह को मिला के इसका गठन किया जाता है। देख सकते हैं सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा, राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सभी मंत्रीगण इसमें होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं उसमें। राज्य स्तर पर जो है राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और विकास आयुक्त जो है का सचिव होता है। जिला स्तर पर जिला विकास अधिकारी होता है, डीडीओ बोलते हैं, और खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक होता है, उससे नीचे जनता होती है। तो पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये सब रट सकते हैं। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत व्यवस्था दिया गया है, ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में 243 में दिया गया है। अनुच्छेद 243 या 243 का में ग्राम सभा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 243 बी या 243 खा में जो है पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना है। तो अनुच्छेद 243 सी में क्या है? पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी में क्या है? स्थानों पदों का आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 243 डी में। 243 ई में दिया गया है पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष होगी। ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 243 ई में। अनुच्छेद 243 एफ में जो है सदस्यता के लिए निरर्हताएँ दी गई हैं। तो निरर्हताएँ जो दी गई हैं अनुच्छेद 243 एफ में दी गई हैं। अनुच्छेद 243 जी में क्या दिया गया है? पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एच देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 एच के तहत पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ दी गई हैं 243 एच में। अनुच्छेद 243 आई देखते हैं। तो वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 आई में। अनुच्छेद 243 जे में क्या है? पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा विधानमंडल द्वारा। तो पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जो है वो अनुच्छेद 243 जे में है। अनुच्छेद 243 के जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन
से संबंधित है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 के में है। अनुच्छेद 243 एल देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 एल जो है संघ राज क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज क्षेत्रों में लागू होना ये 243 एल में दिया गया है। और 243 एम देख सकते हैं, तो इसमें इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। तो एल और एम दोनों ध्यान से देखिए। एल में दिया गया है संघ राज क्षेत्रों में लागू होना, और अनुच्छेद 243 एम में दिया गया है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। अनुच्छेद 243 एन देखते हैं। इसमें विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, जो पहले से विद्यमान विधियां और पंचायतें हैं उनका बने रहना 243 एन में दिया गया है। जबकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 243 ओ जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है 243 ओ में दिया गया है। यानी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है अनुच्छेद 243 ओ के तहत। तो ये चैप्टर पूरा हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इस पर टोटल 300 क्वेश्चन दिए गए हैं वो करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।